Hello friends, my name is Advocate Mohit Gupta and along with me we have CA Gaurav Arya with us. As we know, on the 1st of Feb 2023, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji has given her budget speech along with laid down Union Finance Bill 2023, and if I am not wrong, Gaurav ji, this is the last budget in this old parliament building. Yes, Moji, you're very much right. So today in this particular video, we will discuss the provisions of GST proposals which are given in Union Finance Bill 2023 और टोटल 17 क्लोजेज हैं जो इस बिल के जो जीएसटी से रिलेट करते हैं, क्लोज 128 से लेके क्लोज 144 तक। और इन क्लोजेज में एक क्लोज 142 है जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। इसके अलावा बाकी जो क्लोजेज हैं वो हमेशा की तरह तब नोटिफाई होंगे जब गवर्नमेंट उनकी डेट डिसाइड करेगी। जनरली इनकम टैक्स में क्या होता है कि जैसे ही बजट पार्लियामेंट से पास हो जाता है और एक्ट और प्रेसिडेंट के असेंट से एक्ट बन जाता है तो उसके बाद वो जनरली नोटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि हर क्लोज पे लिखा होता है कि वो कब नोटिफाई होगा। लेकिन जीएसटी के केस में कुछ चीजें अलग हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर क्लोजेज सभी स्टेट्स और यूटी भी अपनी विधानसभाओं से पास करेंगी। उसके बाद कहीं जाके ये क्लोजेज जो है सीबीआईसी नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करेगी, कभी 6 महीने, कभी 1 साल या कभी उससे भी ज़्यादा समय या उससे कम समय जनरली सरकार लेती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ये क्लोजेज इमीडिएट इफेक्ट से बजट का बिल बनते ही बिल का एक्ट बनते ही नोटिफाई हो जाए, ऐसा जनरली कम ही होता है। तो गौरव जी, आपकी जीएसटी प्रपोजल्स के बारे में क्या रीडिंग है? जनरली तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है तब चीजें जीएसटी लॉ में चेंज होती हैं। तो रिसेंट पास्ट में जितनी भी जीएसटी काउंसिल के मीटिंग्स हुई हैं उनमें कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि हमें कुछ बड़ी उम्मीद हो इस बजट से स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जीएसटी प्रपोजल। बट स्टिल बिफोर वी कम टू द कोर डिस्कशन, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन जो इस बजट में आपको लगता था कि शायद सरकार उन चीजों के ऊपर फोकस करे? सबसे पहले तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल को लेकर कुछ ना कुछ सरकार बोलेगी, कुछ ना कुछ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के फॉर्मेशन के ऊपर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन देगी, जो बिल्कुल मिस हुआ है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ, क्लैरिटी चाहिए थी इंडस्ट्री को कुछ हॉट इश्यूज के ऊपर, जैसे कि क्रॉस चार्ज है, एक जीएसटी दूसरे जीएसटी सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उस केस में क्रॉस चार्ज किस ढंग से लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर हमें लगा कि इस बार इस बजट में ये निर्मला सीतारमन का सेकंड लास्ट बजट है, इस गवर्नमेंट का सेकंड लास्ट बजट है। नेक्स्ट बजट जो आएगा वो इंटरिम बजट आएगा, फिर जब नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आएगी, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होगी 2024 में, तब फाइनल बजट आएगा। तो हमें लग रहा था कि इस बजट में गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें जो क्लैरिफाई करेंगी जो मिस हो रही हैं। ओवर टू यू मोहित जी। थैंक यू गौरव जी। देखिए, मेरे को 1-2 चीजें और लग रहा था शायद टच हो। अगर आपको याद हो, सफारी रिट्रीट की जो जजमेंट है जी, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैटर पिछले 3 साल से जी, उसकी हियरिंग्स पोस्टपोन हो रही हैं और वो लेटेस्ट हियरिंग 1 फरवरी को ही शेड्यूल्ड थी। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद देख रही थी कि अगर सरकार ही इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई कर दे बिफोर सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट, तो एक मेरे को वो पॉइंट लगा कि शायद उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। दूसरा, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स गलियारे में ये बात हो रही थी कि शायद कोई कंपाउंडिंग स्कीम आ सकती है स्पेसिफिकली पहले 3 सालों के लिए, जो शायद कहीं ना कहीं जिसके बारे में बात नहीं हो पाई। ट्रिब्यूनल, आपने पॉइंट बता दिया कि ट्रिब्यूनल का शायद फॉर्मेशन के ऊपर बात हो जानी चाहिए थी, तो वो ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बजट में कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ, जबकि जीएसटी काउंसिल उस बारे में रोड मैप दे चुकी है कि ट्रिब्यूनल बन जानी चाहिए। सो मेरे को लग रहा था कि शायद सफारी रिट्रीट के ऊपर, या फिर जो आपने क्रॉस चार्ज वाली बात की कि आज के दिन पिछले 6 महीनों से सबसे लेटेस्ट टॉपिक क्या है कि ऑफिसर्स केसेस खोल रहे हैं बैक टू बैक और क्रॉस चार्ज के ऊपर खोल रहे हैं जी, और उसके ऊपर कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी, ना ही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है और ना ही
गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन है उसके बारे मैं में। ऐड ऑन करना चाहूंगा, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं है क्रॉस चार्ज में। राइट, एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में टैक्स जाता है और सरकार के पास ही टैक्स रहता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट्स थे, ज्यादा बारीकी में न जाते हुए। क्लोज 128, गौरव जी मैं क्विकली क्लोजेस कुछ कवर कर देता हूं। हाँ जी। क्लोज 128 जो आया है वो सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम के लिए आया है। नाउ कंपोजिशन डीलर्स हु आर डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स राइट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स में डील कर रहे हैं, जो सर्विसेज में डील नहीं कर रहे, जो गुड्स में डील कर रहे हैं, उनको अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंट्रा स्टेट सप्लाई अलाउड कर दी गई है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई, जो कंपोजिशन डीलर की डेफिनेशन में आता है, वो कहीं ना कहीं उनको अलाउ कर दी गई है, विच इज ए पॉजिटिव मूव। ये बहुत ही खुशी की बात है कंपोजिशन डीलर्स के लिए कि अब वो लोकली सेल कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, थ्रू ई कॉमर्स, अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, अब वो अपनी स्टेट में सेल कर सकते हैं। अरे गौरव जी, अब तो मतलब बहुत सारे छोटे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स भी है ना जो ग्रोसरी सप्लाई करते हैं विद इन द स्टेट, लाइक ग्रोफर्स है, ग्रोफर्स वगैरह है, इंस्टामार्ट है, बिल्कुल। और ये लोग वहां अप्रोच ही नहीं कर पाते। हाँ जी। अब कोई किराने की दुकान है, 1.5 करोड़ तक की जिसकी सेल है, 1.5 करोड़ की जिसकी सेल है, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसने करियाना सप्लाई कितने किलोमीटर में करना है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में तो अब रिटेल शॉप है। तो अब हम सबकी एक जिम्मेवारी ये भी बनती है कि हम उन किराना स्टोर्स को अवेयर करें, जागरूक करें, ये बताएं कि अब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया है, जो पहले आपके पर जो उन्होंने पकड़े हुए थे वो पर खोल दिए आपके, आप उड़ सकते हैं। दूसरी जो प्रपोजल आई है क्लोज 129 में, उसने सेक्शन 16 को अमेंड किया है। सो नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट कि पहले क्या था, प्रोविजो टू सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2), वो ये कहता था कि अगर 180 दिन में आपने अपने वेंडर की पेमेंट नहीं की तो आपको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है। लेकिन उसके बारे में एक प्रोसीजरल टेक्निकलिटी थी, लॉ में लिखा हुआ था कि इट विल बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड यू हैव टू डिस्चार्ज इट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड देयर ऑन। राइट, आपको याद हो पीछे रूल्स अमेंड हुए, राइट, और रूल में कहीं ना कहीं प्रोसीजरल मैकेनिज्म की वजह से ये जो सेक्शन था वो सेक्शन प्रॉपरली रीड आउट नहीं हो रहा था, क्योंकि जीएसटीआर 1, 2, 3 तो है ही नहीं वहां पे जी। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, देखिए जीएसटी एक अनोखा कानून है जहां पे वेबसाइट कानून के हिसाब से डिजाइन नहीं होती, वेबसाइट डिजाइन की वजह से कानून परिवर्तित होता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। तब उन्होंने कहा कि साहब वेबसाइट में कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी नहीं है जो सेक्शन 16(2) सेकंड प्रोविजो को इंप्लीमेंट कर सके, इसलिए उसकी वर्डिंग चेंज कर दी। नाउ इट हैज बीन सेड पेड टू हिम अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल। तो ये एक अमेंडमेंट आई है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से है। जीएसटीएन ने शायद बोल दिया होगा कि इसको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देन एक थर्ड प्रोविजो में एक अमेंडमेंट है जिसपे मेरे को लगता है जो बड़ा सीरियस है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन या ये वर्डिंग क्यों डाली कि पहले लिख रखा था कि मेड बाय हिम, मेड बाय हिम, राइट, और अब उन्होंने कह दिया मेड बाय हिम टू द सप्लायर। मतलब पहले कह रहे थे कि पेमेंट देनी है, अब कह रहे हैं सप्लायर को देनी है जी। अब ये सप्लायर, अब पहले किसको दे रहे थे हम? पहले भी तो सप्लायर को ही दे रहे थे, लेकिन एक जर्नल इंटरप्रिटेशन जो बनती है कि सप्लायर को दिया उसकी इंस्ट्रक्शन पे दी जी। अब मेड बाय हिम टू द सप्लायर का मतलब क्या है? यहां तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार क्लियर ही बोल रही है कि सप्लायर के खाते में डालो आप, या सप्लायर को कैश दो, उसकी इंस्ट्रक्शन पे किसी और को दे दी तो क्या हम पेमेंट नहीं मानेंगे? मतलब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये लिटिगेटिव सिचुएशन है। या तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए था कि मेड बाय हिम में क्या एक्सक्लूजन है, नहीं तो मेड बाय हिम टू द सप्लायर का तो मतलब ये हो गया कि आप उसी को दोगे और उसी के खाते में दोगे। गौरव जी, एक जनरल मार्केट में प्रैक्टिस है कि मैं आपसे माल खरीदता हूं और हो सकता है कुछ आइटम मैं आपको बेचता भी हूं, तो जनरली मार्केट में प्रैक्टिस है जो डिफरेंस है वही नेट ऑफ करते हैं जी। अब मेड बाय हिम टू द सप्लायर का मतलब क्या है, आप ये बताइए मेरे को। सर, मेड बाय हिम टू द सप्लायर, यहाँ पर जो है ना, हम इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते, हमें इसका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ही लेना पड़ेगा कि सप्लायर को दी या सप्लायर के इंस्ट्रक्शंस पे किसी और को पेमेंट करी है या स्क्वायर ऑफ करी है या नेट ऑफ करी है, तो इन सब केसेस में पेमेंट टू द सप्लायर ही मानी जाएगी। अब गौरव जी, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना अफसर, ये जो है ना, ये जो वर्डिंग्स है सिर्फ इसको इम्प्रूव किया गया वर्डिंग्स को, ऐसा नहीं है कि इसके वजह सरकार की मंशा कुछ और है, मंशा सेम ही है, सिर्फ एक इम्प्रूव्ड वर्जन में ये वर्डिंग्स आई हैं। अरे गुरु जी, सरकार की मंशा के साथ साथ ऑफिसर्स की मंशा पे भी ध्यान दीजिए ना।
भाई हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जी वो कहीं ना कहीं जीएसटी लॉ में बहुत एक्सपर्ट हैं। जी उनकी इतनी एक्सपर्टीज है कि वो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन से गोल्डन रूल से लेके पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। तो उस इंटरप्रिटेशन के साथ, उस लेवल ऑफ नॉलेज और एकेडमिक नॉलेज और इंटरप्रिटेशन लेवल के साथ, क्या ये वर्डिंग्स कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए हरासमेंट टूल का काम ना बन करने लगे? मेरे को ये डाउट हो रहा है। एनी अमेंडमेंट विच गवर्नमेंट मेड्स, मेरे को उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि ऑफिसर उसको किस तरीके से पढ़ेगा। सर शुरू से ही सरकार की मंशा यही रही है कि टैक्स पेयर्स के हित में ही काम किया है, आम आदमी के हित में काम किया है। तो ये जो अमेंडमेंट आई है ये आम आदमी के हित के लिए आई है, टैक्स पेयर के हित के लिए आई है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसी मंशा हो। नहीं, मंशा नहीं। तो मैंने कहा इंटरप्रिटेशन। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो इंटरप्रिटेशन है इसकी एक पॉजिटिव टर्म्स में ही जाएगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, अगली जो अमेंडमेंट है क्लोज 130 जो है, उसने सेक्शन 17 को अमेंड किया। अब सेक्शन 17 हम जनरली जानते हैं कि वो क्रेडिट डिसअलाउंस की बात करता है। हाँ जी। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 जो है वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट डिसअलाउंस की बात करता है। तो उसमें जो है पहले कुछ लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 ऑफ दैट शेड्यूल मतलब शेड्यूल 3 जी कि शेड्यूल 3 के पैराग्राफ 5 में जो है जी उसको छोड़ के बाकी सबको कंसीडर कर लेंगे। मतलब पैराग्राफ 5 में जो दे रखा है उसको हम प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्सल में कंसीडर करेंगे। पहले ये प्रोविजन था। अब इन्होंने कह दिया है कि पैराग्राफ 5 के साथ पैराग्राफ 8A वेयर हाउस गुड्स की बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सब जो रूल 42 है जो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्सल की बात करता है, 8A के अंदर जो आपकी टर्नओवर थी वो एग्जाम्प्ट सप्लाई में काउंट नहीं होती थी जी, जिसकी वजह से कॉमन क्रेडिट आपको अलाउड था। अब 8A में जो टर्नओवर है वो आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई में काउंट हो जाएगी। अब उसकी वजह से अब आपका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका क्या इंपैक्ट लग रहा है आपको? सरकार ने ऐसा क्यों किया? उदाहरण अगर मैं आपको देता हूं, एग्जांपल देता हूं, तो इस एंट्रीज में जो आइटम्स कवर होती है वो होती है हाई सी सेल्स, जहां माल बाहर आपने ऑर्डर किया और बाहर ही आपने बेच दिया। और दूसरी जो एंट्री वो कवर होती है वेयर हाउस में जो गुड्स आते हैं, होम कंजम्पशन के लिए नहीं आते, बाहर से आते हैं और बाहर ही चले जाते हैं। तो इस केस में सरकार की मंशा ये है कि उनसे रिलेटेड जो भी टैक्सेस हैं, जो भी इनपुट टैक्सेस हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका आउटपुट ही टैक्सेबल नहीं है, आपकी सेल्स ही टैक्सेबल नहीं है। तो उसका बेनिफिट इनपुट का भी आपको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई, छूट की सप्लाई में उसको डाला गया है। तो इसमें मंशा साफ, सरकार की साफ क्लियर है, जहां पर आउटपुट नहीं है वहां पर इनपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक। अगला जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 17(5)(f) में है। अब F के बाद FA डाल दिया गया जिसमें कहा गया कि CSR पे आप कोई भी खर्चा करते हो तो उसका ITC नहीं मिलेगा। पर्सनल नोट पे मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि CSR का जो खर्चा होता है वो आपका इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाता। वो आपकी एक ऑब्लिगेशन है कि एक लेवल ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट के बाद सरकार कहती है कि कुछ सोसाइटी को भी आप पे बैक करो जी। तो वो जो CSR का खर्चा है वो आपका P&L एक्सपेंडिचर नहीं होता। जैसा कि बता रहे कि एप्रोप्रिएशन होती है। ये जो आपने मुनाफा कमाया उसमें से ही कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो समाज के लिए करते हैं। बिकॉज आप समाज से आपने इतना कुछ लिया तो आप समाज के लिए कुछ करते हैं। तो वहां पर क्या है, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट है। और इनकम टैक्स में मोहित जी इसके प्रावधान ये है, जहां तक मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स में भी ये खर्चा अलाउ नहीं होता, डिसअलाउड है। अब इनकम टैक्स की लाइन पे GST में भी इसका इनपुट डिसअलाउ कर दिया है। मेरे को लग रहा है ये करेक्ट है। हालांकि AARs ने, मल्टीपल AARs ने बोला कि ITC मिल जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट प्रोविजन है कि ITC नहीं मिलना चाहिए। मोहित जी, लेकिन ये एक बात आपसे मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट आई है क्या ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? नहीं, देखिए ये जो नया सेक्शन अमेंड हुआ है, जो अभी तक केसेस चल रहे हैं उनका क्या फेट होगा? देखिए ऐसा है ना, नया सेक्शन, अब ये तो लिटिगेटिव इशू आ गया। देखिए सरकार ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, सरकार ने पूरा नया क्लोज अमेंड ऐड किया है FA इन सेक्शन 17(5). नया क्लोज ऐड करने का मतलब ये है कि नया कानून लेके आई है सरकार, और नया कानून जो लेके आई है वो प्रोस्पेक्टिव लेके आई है, और ये इफेक्टिव भी तब होगा जब सरकार नोटिफाई करेगी। तो इससे क्या पुराने जो केसेस हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरा तो जिन लोगों ने CSR एक्टिविटीज के ऊपर इनपुट ले रखा है, क्या सरकार उनके ऊपर भी कुछ नहीं, GST डिपार्टमेंट उनके ऊपर कुछ नकेल कसेगा? नहीं, मेरा फर्म व्यू है
कि सरकार अगर कुछ नया कानून लेके आई है तो इसका मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि पहले ये कानून नहीं था। जी। तो पहले ये कानून नहीं था तो मतलब ये है कि सीएसआर के ऊपर जो आपने आईटीसी लिया वो गलत नहीं लिया। ठीक है भाई, अगर सरकार को ये मंशा होती कि भाई आपने गलत लिया है तो सरकार क्लैरिफिकेशन डालती जी, या रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करती। सिंस प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, नया प्रोविजन आया है, ये हमेशा समझा जाता है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन है कि आपने नया प्रोविजन डाला और आपने प्रोविजन डालते हुए ना मेमोरेंडम में इस चीज को लिखा है कि दिस इज क्लैरिफिकेशन और दिस इज समथिंग, तो इसका मतलब क्लियर कट है ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है और इससे पहले जिसने ले लिया उससे रिवर्स करवाना कानूनी रूप से गलत है। तो जीएसटी विभाग इसके ऊपर क्या एक लीनियंट व्यू लेगा या इसके ऊपर भी सख्ताई रखेगा? देखिए, ऐसा ना, जीएसटी विभाग का कोई स्टैंड नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, जो प्रॉपर ऑफिसर है आपका, उसका क्या व्यू है, प्लस क्या वो प्रॉपर ऑफिसर राइटिंग में ऑर्डर पास कर रहा है। देखिए, आप जनरल प्रैक्टिस समझिए, हम जनरल प्रैक्टिशनर हैं, हम सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम एक डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट जनरली क्या करते हैं, असेसमेंट के दौरान या रेड के दौरान या किसी भी चीज के दौरान अगर उनको कुछ भी ऐसी फाइंडिंग मिलती है विच इज नॉट क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीज नहीं है, जो ग्रे में है, तो वहां पे एक जनरल प्रैक्टिस रहती है जिसपे कोर्ट्स ने भी बोला, डिपार्टमेंट का खुद का सर्कुलर आया है कि आप टैक्स पेयर को कंपेल नहीं कर सकते सेक्शन 73 में पे करने के लिए। अब अगर यहां पे ऑफिसर ऑर्डर राइटिंग में दे रहा है तो फिर तो आप उसको इजीली चैलेंज करके उसको रिवर्स करवा सकते हैं अपील में जाके। लेकिन मान लीजिए ऑफिसर राइटिंग में ऑर्डर नहीं दे रहा बल्कि टैक्स पेयर 73 में पे कर देता है, तो उस केस में आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे? आप बात समझिए। चलो मोहित जी, बजट पे लिमिटेड रहते हैं, तो डिस्कशन तो अनलिमिटेड हो जाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो क्लोज 131 जो नया क्लोज आया है, इट टॉक्स अबाउट पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए, इस क्लोज के अंदर ये पूरा का पूरा क्लोज चेंज हो गया है और ये क्लोज जो चेंज हुआ मेरे को लग रहा है ये ठीक भी हुआ है। देखिए, इस क्लोज में क्या कहा गया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्ररी कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 और सेक्शन 24। 24 और 21(1) ये दोनों रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट द सेक्शन इज नाउ सेइंग, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्टर। ये लोगों को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। किसको? जो होली एग्जेम्प्ट में डील करता हो, हु इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट, ना तो उनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता और या फिर वो फुली एग्जेम्प्ट है, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। भाई, एग्रीकल्चरिस्ट जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड में लगाओ, फार्मिंग में लगाओ, उस तक उसको करवाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ करता है तो करता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ऑन आवर रिकमेंडेशन, तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेटरी है। तो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक फ्लोर मिल है जहां पर वो आटा बेचते हैं और आटे के ऊपर 0 टैक्स है। वहां पर उनका कोई डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल लेबर लॉ का कोई डिस्प्यूट होता है, वो एक वकील को हायर करते हैं। अब जब वकील उसको बिल देगा, क्या उनको रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स पे करना है? तो उसके लिए क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो अब ये क्लैरिफिकेशन आई है, सेक्शन 23 को जो है चेंज किया गया है और इसको नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, जिसको बोलते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट, डाला गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग से रिप्लेस की गई है वर्डिंग्स। तो सेक्शन 23 बोलता है अब उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, बिकॉज सेक्शन 22 और सेक्शन 24 अब दोनों को सेक्शन 23 ओवररूल कर रहा है। और मैंने अपने एग्जांपल में ये बताया था कि वो पर्सन जो है फ्लोर मिल वाला, उसके आटे पे टैक्स नहीं लगता है, वो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई करता है। तो ये अमेंडमेंट जो है ना, एक पॉजिटिव मूव है और एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट है, जिससे बिजनेस हाउसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए गौरव जी, ऐसा ना, गवर्नमेंट की इंटेंशन पहले भी यही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वर्डिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए ये वापस आ गई है सिचुएशन जी। अब इसके बाद क्लोज 132 जिसने सेक्शन 37 को अमेंड किया। देखिए, क्लोज 132, 133 और 134 ये तीनों बड़ी सिंपल सी एक बात कह रहे हैं। पहले जी कोई लिमिटेशन नहीं थी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 जी इनके टाइम पीरियड के ऊपर फाइलिंग पे। भाई, आप कभी की भी 3B और 1 फाइल कर सकते थे और 9 फाइल कर सकते थे। अब सरकार कह रही है कि हम 3 साल से ऊपर फाइल करने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ पावर्स अपने हाथ में रखी जिन सिचुएशंस में वो 3 साल से बियॉन्ड भी फाइल करने की शायद परमिशन दे देंगे स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्संस को। तो ये कॉमन लैंग्वेज इन तीनों सेक्शनों में घुसा दी। मेरे को ना इसका कहीं भी पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखता। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आपका आईटीसी जो है ना जी, वो अवेलमेंट नहीं हो सकता। वो टाइम पीरियड हम सबको पता है जी। तो आप 3B के थ्रू पे करो
या डीआरसी थ्रू के थ्रू पे करो, आपको पूरी की पूरी लायबिलिटी पे करनी है। और जीएसटीआर 9 के अंदर तो आईटीसी लेने का प्रोविजन ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर उस एंगल से भी हम देखें तो शायद कहीं ना कहीं सरकार लिमिटेशन पीरियड ये इंपोज करना चाहती, ये लिमिटेशन पीरियड इंपोज करके मेरे को इसके अंदर जो रिग्रेस प्रोविजन लग रहा है वो लग रहा है पेनल्टी का जी, कि जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की जी, 148 में केस खुला जी, और आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, डिस्पाइट द फैक्ट आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, मान लीजिए 2 लाख रुपए की इनकम है, तो भी आपके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी ठुक जाती है। हाँ जी, लग जाती है 2 लाख की पेनल्टी, और टैक्स कुछ नहीं है, असेसमेंट भी क्लोज होगी, सब हो गया, लेकिन पेनल्टी 2 लाख के ऊपर आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपने इनकम एस्केपिंग की सिचुएशन आ गई, पेनल्टी लग गई। यहां भी मेरे को वही चीज लग रही है, अगर उसकी 3B पेंडिंग है तो वो क्या करेगा, 3B के थ्रू रिटर्न फाइल कर देगा और वॉलंटरली डिस्क्लोजर में आ जाएगा। और अगर 3B रिस्ट्रिक्ट होगी तो उसको DRC 3 के थ्रू पे करना पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं मेरे को इसकी पीनल इंपोजिशन लग रहा है, वरना टैक्स और इंटरेस्ट पे तो मेरे को कोई डिफरेंस लग नहीं रहा इन तीनों ही रिटर्नों में। ये मतलब क्यों सरकार ऐसा लेके आई, क्या रीजन है, शायद थोड़े टाइम के बाद क्लैरिफाई हो जाएगा। इसकी मंशा मैं आपको बताता हूँ सरकार की ये है कि जो कंप्लायंसेस हैं वो उस पे थोड़ा सा उसको बूस्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है कि आप 3 साल तक ही फाइल कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना उसको फाइल करें। कोई इसका बेनिफिट ये ना ले कि भैया हमारे पास तो अनलिमिटेड टाइम है, हम तो कभी फाइल कर देंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत सख्त है, अगर आप 1 महीने की भी रिटर्न फाइल नहीं करते तो धड़ाधड़ आपके पास नोटिस आना स्टार्ट हो जाते हैं, पोर्टल पे आपके रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं वो नोटिस। लेकिन अब ये 3 साल की जो पीरियड डाला गया है तो इससे एक कंप्लायंस में बूस्ट मिलेगा। तो मंशा सरकार की ये है। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 8, ये 4 रिटर्न्स हैं जिनके ऊपर टाइम लिमिट की कैपिंग दी गई है इस बजट के द्वारा। क्लोज 132, 133, 134 एंड 135। लेकिन गौरव जी देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ना प्रैक्टिकली थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए लगती है कि 1 और 3B सरकार ने वेबसाइट पे ऐसी फंक्शनलिटी कर दी, खाली 1 फाइल नहीं कर सकते, 3B भी करनी जरूरी है, खाली 3B नहीं कर सकते, 1B करनी जरूरी है। और अगर 3 महीने फाइल नहीं करते तो कैंसिलेशन के नोटिस आ जाते हैं, और 6 महीने के बाद तो कैंसिल ही कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं जी। वो प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं जी। तो 3 साल बड़ा लंबा पीरियड है। मैं अभी भी इसको, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके सोच कर फिर वापस आने की एक हमने प्रथा सी बना रखी है अपने ऑफिस में, तो मैं सबसे पहले पेनल्टी पे जाता हूँ इसीलिए कि क्या इसका पेनल्टी पे इफेक्ट है या नहीं है। तो मेरे को वो भी लगा, और जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक बात है कि आप बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड नहीं ले सकते। बल्कि मेरे को तो आज के दिन सरप्राइज होता है गौरव जी, कोई ये आके ये कहता है ना कि मैं 1 साल से नील की रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि नोटिस नहीं आया डिपार्टमेंट से, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अब तो ये भी हो रहा है कि अगर आप नील की रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तो भी डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है। बिल्कुल 132, 33, 34 और 35। अब 136 पे आ जाइए गौरव जी। 136 जो है सेक्शन 54(6) को अमेंड किया, और ये कहीं ना कहीं वही है गौरव जी। हाँ जी, ये जो है सेक्शन 54 की जो अमेंडमेंट है, सेक्शन 54 रिफंड से रिलेटेड है। पहले वर्ड था कि प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब उसको हटा दिया गया है। अब 90% का आपको रिफंड मिलेगा अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं विदिन 7 डेज, रिफंड आपको मिलेगा। क्योंकि अब तो आईटीसी प्रोविजनल नहीं रहा गौरव जी, आईटीसी प्रोविजनल नहीं रहा, क्योंकि सेक्शन 141 सेक्शन 41 जो है वो हट चुका है कि जो मैचिंग का कंसेप्ट होता था, मैचिंग रिवर्सल्स का। अब तो 2B ऐसी चीज आ गई है कि एग्जैक्ट आईटीसी भी नहीं मिलता आपको जो 2B में नहीं आया। बिल्कुल, तो इसलिए एग्जैक्ट पे आ गया बिल्कुल, तो प्रोविजनल वर्ड की जरूरत ही नहीं थी। हाँ जी। अब सेक्शन 56 पे आ जाइए। देखिए 56 में तो मेरे को और तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ पावर्स ले लेते हैं अपने पास इंटरेस्ट देने के लिए। अब वो पावर्स क्यों ली है वो मैं कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा। अगर आप सेक्शन 56 की अगर मैं बात करता हूँ, सेक्शन 56 ये बोलता है कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के विदिन 60 डेज या तो रिफंड सैंक्शन होगा या रिजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल रिफंड सैंक्शन हो जाता है लेकिन 60 दिन के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता तो सरकार बाउंड है सेक्शन 56 में इंटरेस्ट देने को। अब अमेंडमेंट ये आती है कि इसके ऊपर कुछ राइटर्स लगाए जाते हैं और बोला जाता है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये जो टाइम लिमिट है ये एक्सटेंड की जाएगी। अब वो सर्टेन कंडीशंस कौन सी है वो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में प्रिस्क्राइब करेगी। तो कहने का मतलब ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड। अब इसमें ये हो सकता है मोहित जी की फॉर एग्जांपल की अपील में केस है कोई, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर दी उस रिफंड एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, तो वहां पर क्या होगा? नहीं बात आपकी ठीक है। नहीं देखिए मैं आपको वैसे बताऊं, अपील के केस में तो सिंस मैटर सब जुडिस है तो वहां पर क्या होगा कि ये जो अपील का पीरियड है
क्या गवर्नमेंट इसको एक्सक्लूड कर देगी? देखिए टेक्निकली तो एक्सक्लूड नहीं होता, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो अब ये अमेंडमेंट उसी साइड इशारा दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है जिससे ये रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, चलिए, ताकि सरकार को कम ब्याज देना पड़े। बल्कि मैं तो इसको ना कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा था गौरव जी। मैं आपको सही बताऊं कि बहुत सारे ऐसी स्टेट जीएसटी ऑफिसेज हैं जहां पे रिफंड 6-6 महीने नहीं मिलता। हमने प्रैक्टिकली फेस की है सिचुएशन। मैं आप मोहित जी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अब ये जो रिफंड का इंटरेस्ट का प्रोविजन है ना, इसको ऑटोमेटिक कर दें पोर्टल के अंदर। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस दिन रिफंड एप्लीकेशन फाइल की वो ऑनलाइन है। हाँ जी। जिस दिन सैंक्शन कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन है। तो सही कह रहे हैं आप। जब पेनल्टी और लेट फीस जब ऑटो और इंटरेस्ट, जब 3B में इंटरेस्ट कलेक्ट करना ऑटोमेटिक हो सकता है, लेट फीस कलेक्ट करना ऑटोमेटिक हो सकता है, इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक, तो रिफंड पे भी ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हो सकता है। इनकम टैक्स में भी तो कर रखा है, बिल्कुल 143(1) होता है, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। आज की डेट में मोहित जी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर की जीएसटी में भी। कंपनीज एक्ट में इस बार गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है, इनकम टैक्स में पहले से है, जीएसटी में अभी बात नहीं हो रही। जीएसटी में बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत डिले करती हैं रिफंड को। चलिए अब नेक्स्ट जो देखिए मैं बताता हूं गौरव जी, आप सरकार की कार्य प्रणाली को कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को संभालना, इम्प्लीमेंट करना, ये कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल लगता है। सर मैं एक ही बात बोलता हूँ आपकी बात को ऐड करते हुए, अगर सरकार कुछ उम्मीद करती है टैक्स पेयर से, तो सरकार को टैक्स पेयर भी कुछ उम्मीद करता है सरकार से। बिल्कुल, दोनों दोनों साइड से विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। बिल्कुल, एक साइड से विन सिचुएशन और एक साइड से लॉस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए ऑफिसर्स की भी। बिल्कुल सही है। सिर्फ एसएससी की ही अकाउंटेबिलिटी, टैक्स पेयर की ही अकाउंटेबिलिटी हर एक चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 122 इंटरेस्ट, जहां पे हम पेनल्टी की बात करते हैं, 122 में क्लोज 1B ऐड किया। अब यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर बहुत ही अनड्यू पेनल्टीज मेरे को लग रहा है ऐड की गई हैं। मैं अनड्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। देखिए किन लोगों से, उन सप्लायर से जो उनके पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, और फिर उस डाटा को वो प्रोसेस कर देता है GSTR 8 के अंदर गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें और लगा रही है। जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन और उम्मीदें लगा रही है, और सरकार कह रही है नहीं करोगे तो पेनल्टी लगा देंगे। अब क्या क्या प्रोविजन लगाए हैं? एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु, जिसने अपने पोर्टल पे अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करने के लिए अलाउ कर दिया, एक्सेप्ट दोज हु आर अनरजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ। मतलब जिन लोगों के ऊपर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट जिनकी कम है वो अनरजिस्टर्ड रहेंगे, बाकी अगर कोई और अनरजिस्टर्ड है, थ्रेशोल्ड भी कम है, और जिनको एग्जाम्पशन है, जो हमने अभी सेक्शन 23 में हमने देखा, जिनको एक्सक्लूड किया गया सेक्शन 23 में 22-23 जिनके ऊपर लगते नहीं है, जो भी 22 और 24 जिन पे एक्सक्लूडेड है। अभी हमने जो प्रोविजन देखा था, तो सेक्शन 23 के अंदर जिनके जो एग्जाम्पशन मिली सेक्शन 23 में, क्लोज 131 में जो अमेंडमेंट हुई, तो मेरा ये कहना है कि जो सेक्शन 23 में फॉल कर गए वो तो रजिस्टर कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, लेकिन जो सेक्शन 23 में फॉल नहीं करते, मतलब जिनको कंपलसरी एग्जाम्पशन नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। साधारण शब्दों में अगर समझना चाहें, फॉर एग्जांपल एक एसएससी की टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है। वो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ डील कर रहा है तो उसको अलाउड है। अब मोहित जी एक्सप्लेन कीजिए फर्दर। देखिए इसमें हम इसको इतना ही पढ़ते हैं जितना इसमें है, वो क्या है, फिर इधर से उधर फ्लो हो जाते हैं। प्लीज 1B क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अनरजिस्टर्ड बंदा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर देता है जी, और वो अनरजिस्टर्ड बंदा जो है वो 23 में एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उस केस में पेनल्टी लगा देंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। अब ये जो अनरजिस्टर्ड बंदा है, ये वो बंदा है जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए लेकिन ले नहीं रखा जी। आप बात समझिए, ये ग्रे एरिया है। एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु अलाउज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू इट बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट टू मेक सच सप्लाई। तो मेरा ये मानना है कि अनरजिस्टर्ड बंदा जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, उस बंदे को ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर अलाउ कर दिया तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। इस पर्टिकुलर क्लोज में मेरी ये रिजर्वेशन है कि अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर इतनी बड़ी लिमिटेशन लग गई है, अब उसके लिए तो पॉसिबल है नहीं कि ये चेक करेगी कौन
एलिजिबल है या कौन नहीं है। मोहित जी आप ये भी बता दीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर इस चीज को चेक कैसे करे? करेगा ही नहीं तो वो क्या तो कैसे करेगा? करे? वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई साहब 100% रजिस्टर्ड बंदे आ जाओ मेरे पास तो बस। तो यानी कि जो पहला प्रोविजन है जो हम कंपोजिशन डीलर वाली बात कर रहे थे, नहीं उसके लिए एग्जाम्पशन है, वो उसके लिए एग्जाम्पशन है, उसके लिए एग्जाम्पशन है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर अब ये देखेगा भाई फुली रजिस्टर्ड हो तो आ जाए, चाहे कंपोजिशन रजिस्टर्ड हो, फुली रजिस्टर्ड हो तभी मेरे पास आइयो वरना मत आइयो। तो एक तरीके से डिस्करेज किया गया है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, हाँ जी 1B में allows an interstate supply of goods or services or both through it by person who is not eligible to make such interstate supply। अब यहाँ पे क्या बात है, इंटरस्टेट सप्लाई कौन नहीं कर सकता? अनरजिस्टर्ड बंदा जिसकी टर्नओवर की लिमिट 40 लाख या 20 लाख जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट में लिमिट है, और दूसरा कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन डीलर। तो अगर कंपोजिशन डीलर ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मर गया, ऑब्वियसली। और अनरजिस्टर्ड बंदे ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मर गया जी। तो उन दोनों ही केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगी। और तीसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 52(4) में करेक्ट डिटेल्स देनी है डिपार्टमेंट को। किसके बारे में? अनरजिस्टर्ड बंदे के बारे में। हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग, सो द एग्जैक्ट लैंग्वेज इज फेल्स टू फर्निश the correct details in the statement to be furnished under subsection 4 of section 52 of any outward supply of goods affected through it by a person exempt from obtaining registration under this act। तो ये 52(4) के अंदर किसकी देनी है? जो 23 में एग्जेम्प्ट है। तो एक तरीके से डिस्करेज किया गया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करने के लिए। कंपोजिशन डीलर को भी एक तरीके से डिस्करेज किया गया। नहीं देखिए, कंपोजिशन को तो उन्होंने अलाउ किया है, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स के ऊपर पेनल्टी वो लगाया है, रडार कि भाई आप रजिस्टर तो करो लेकिन आपका काम है चेक करना जी। सो नाउ दे आर द पेरेंट अथॉरिटी टू चेक। तो यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अपने पोर्टल पे ही उसको ब्लॉक कर देगा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, उनको अपनी फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो 10,000 की पेनल्टी या इक्विवेलेंट टू टैक्स पेनल्टी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। इसमें भी एक राइटर है सर, equivalent to tax penalty as the registered person has to pay। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन डीलर ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, पूरा 18% देना पड़ेगा, पूरा 18%। फॉर एग्जांपल 18% का गुड्स है, वो 1 या 2% वाला रेट उसके ऊपर नहीं लगेगा, और ये पेनल्टी कॉमर्स ऑपरेटर देगा। हाँ जी। और कंपोजिशन वाले का केस खुलेगा वो अलग जी, क्योंकि जिस दिन उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी गलती से एक भी, हाँ जी, वो डीम्ड रेगुलर बन गया। और डीम्ड रेगुलर बनते उसके बाद की उसकी सारी लोकल और इंटरस्टेट सप्लाई जो है वो सारी की सारी, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस लेने पड़ेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी और अदर्स पर्संस को भी जो यहाँ पर मेंशन किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाइए अभी, हाँ जी, सेक्शन 132 जी, जो प्रोसिक्यूशन की बात करता है। हाँ जी। अब देखिए, पिछली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बड़े बैंड बाजे के साथ सरकार ने कहा था कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया जी। अब मेरी जो डिक्शनरी है जो मैंने खरीद रखी है, मैं नाम नहीं लूंगा, पब्लिशर के एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे हम, लेकिन उस डिक्शनरी में डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी प्रोविजन को, चाहे वो अपराध है या नहीं है, उसको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया जी। लेकिन जब मैंने 132 की अमेंडमेंट पढ़ी, क्लोज 139 पढ़ा, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब डीक्रिमिनलाइजेशन का ठप्पा सा दिया गया है बस नाम मात्र का, क्योंकि बहुत ही ऐसे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है जहां पे वो अगर स्टार्टिंग से ही क्रिमिनलाइज नहीं होते तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहला प्रोविजन उन्होंने कहा कि अगर आप सरकारी अफसर को ड्यूटी नहीं करने देंगे, हाँ जी, तो अब वो क्राइम, वो उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे हम 132 में जी। भाई उसको प्रोसिक्यूट करके करोगे क्या? अगर वो सरकारी अफसर को ड्यूटी नहीं करने देता तो आपके पास और मैकेनिज्म है उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। आप ने कुछ रिकॉर्ड्स देने थे सरकार को और रिकॉर्ड्स नहीं दिए तो भी आपको प्रोसिक्यूट कर देंगे हम, पहले ऐसा प्रोविजन था। अब वो कह रहे हैं हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा पिछले 5 सालों में या पिछले 3-4 सालों में बात चल रही थी, बोगस बिलिंग, बोगस क्रेडिट, रोंग क्रेडिट, मैं बोगस के ऊपर भी नहीं आ रहा, रोंग क्रेडिट अवेल कर लिया, शॉर्ट लायबिलिटी पे कर दी अनइंटेंशनली, रेट डिफरेंस की वजह से या कुछ और भी रीजन है, वहां पे सरकार ने कहीं भी डीक्रिमिनलाइजेशन की बात नहीं की। तो और एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जहां पे सरकार ने कहा कि 1 करोड़ से लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ कर दी है प्रोसिक्यूशन की। सो दैट इज ए वेलकम मूव कि सरकार को लगा कि 1 करोड़ की लिमिट बहुत कम है, उसको 2 करोड़ कर देते। और ये 2 करोड़ की जो सीलिंग है, 1 करोड़ की सीलिंग है, टोटल है जी, ये ईयर वाइज नहीं है जी, असेसमेंट ईयर वाइज नहीं है या किसी ने, टोटल है एग्रीगेट ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये तो एक 2 करोड़ वाली बात मेरे को समझ आती है। इसके अलावा तो मैं अगर इस पे थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि
जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है वो 3 टाइप के ऑफेंसेस हैं जो हटाए गए हैं लिस्ट में। सबसे पहले है क्लॉज जी, ऑब्स्ट्रक्टिंग एन ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, कि सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकना। दूसरा है मटेरियल एविडेंस को टेम्पर करना, जो सबूत है उनका छेड़छाड़ करना। और तीसरा है इंफॉर्मेशन सप्लाई ना करना, कोई जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है और आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये 3 टाइप के जो क्लॉजेज हैं अब ये प्रोसिक्यूशन की यानी कि ऑफेंसेस की कैटेगरी से बाहर गए हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन हो सकता है। यस मोहित जी। और मोहित जी ने बताया प्रोसिक्यूशन की लिमिट जो है 2 करोड़ अब कर दी गई है, पहले 1 करोड़ जो थी उसको एनहांस किया गया। मैं इस पूरे डीक्रिमिनलाइजेशन के गाजे बाजे धमाके में ये 1 से 2 वाले को तो देख रहा हूँ, बाकी मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेरे को लग रहा था कि शायद बोगस छोड़ के, मैं कह रहा हूँ बोगस को तो आप कोई रिलैक्सेशन मत दो। वही जी, ऐसा है कि शुरुआत तो करी कम से कम। हाँ नहीं, ये बात भी ठीक है आपकी। आपको शुरुआत को नहीं देखिए, शुरुआत यहाँ पे मेरे को शुरुआत में वो बात याद आती है कि जब अरुण जेटली जी आए थे जी 2014 में, उन्होंने कहा था कि मैं कंपनीज एक्ट को डिक्रिमिनलाइज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने भी ऐसे छोटे कुछ प्रोविजंस में चेंज किया था और फिर बाजे गाजे से कहा था देखो हमने कंपनीज एक्ट सुधार दिया, जबकि उसमें भी सरसरी तौर पे 5% से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया था। यहां भी मेरे को ये लगता है, देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सरकार को। मैं एक बार एक रेड पे गया था और एक ऑफिसर के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा डिस्प्यूट हो गया। हमने कहा कि साहब दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट विच यू आर आस्किंग इज नॉट रिकॉर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, जी इट इज नॉट ए रिकॉर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो साहब वो उस बात को शायद बहुत नेगेटिव ले गए और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास 132 में पावर है, मेरे पास 132 में पावर है। भाई साहब किसी चीज पर वार्तालाप करने में भी अगर 132 लग जाता है तो बताइए आप क्या करेंगे फिर आप। चलिए मोहित जी, आपका पर्सनल अनुभव था, इसको अनुभव को बाद में शेयर करेंगे, पहले बजट तक के लिए। हाँ जी 138 सेक्शन 138 पे आ जाते हैं, क्लोज 140 की जो आया है जिसमें अमेंडमेंट में। सो नाउ जो आपने 3 क्लोजेस बताए, हाँ जी, क्लोज जी, क्लोज जे, जो के जी, कुछ तो अमेंडमेंट इनसे रिलेटेड ही है कि जहां जहां इनका रेफरेंस था उनको हटा दिया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट हुई है जहां पे लॉ में लिखा हुआ था कि इफ, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां सेक्शन 138 बात कर रहा है कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस की। सो 138 की जो कॉमन लैंग्वेज है वो कहती है कि कंपाउंडिंग अलाउड है इवन इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन ऑल्सो आपको अलाउड है कंपाउंडिंग। लेकिन किन केसेस में कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है उसकी एक्सेप्शन दे रखी है। उस एक्सेप्शन में एक क्लोज था जहां पे ये कहा गया था कि अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया जो दूसरे कानून में भी क्राइम है तो उस पर कंपाउंडिंग आपको अलाउड नहीं है। सरकार ने उस लाइन को हटा दिया, तो सिर्फ जीएसटी लॉ की ही क्राइम जो है वो कंपाउंडेबल है, दूसरे लॉ के नहीं है। नहीं, आप उल्टा ले रहे हैं। हाँ जी, पहले उन्होंने ये कहा था, पहले जो लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था कि अगर दूसरे कानून में भी क्राइम कर रखा है जीएसटी लॉ के साथ तो कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। अच्छा, अलाउड नहीं है और उस लाइन को हटा दिया। तो इसका मतलब आपने जीएसटी कानून के साथ साथ किसी और कानून में क्राइम कर रखा है तो उस केस में आपको जीएसटी लॉ में कंपाउंडिंग दे देंगे जी। दूसरे कानून में जो आपके ऊपर केस चलेगा वो चलेगा, ठीक है। अब उसकी जगह क्या प्रोविजन आ गया, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बंदे ने सेक्शन 132(1)(b) में अगर कोई ऑफेंस किया है जी, वहां पे वो एक्यूज्ड है। देखिए दो बात समझे, एक्यूज्ड, ही इज एन एक्यूज्ड उस सेक्शन में, तो उसको कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। तो बोगस बिलिंग में कंपाउंडिंग अलाउड। हाँ देखिए 132(1)(b) का समरी बोगस बिलिंग ही है। उसकी जो समरी निकलती है वो रिसीव फ्रॉम द एंगल ऑफ रिसिपिएंट एज वेल एज सप्लायर, वो बोगस बिलिंग ही निकलती है। हालांकि बोगस बिलिंग वर्ड कहीं भी कानून में यूज नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड इनवॉइसेस की ही बात करता है, तो उस केस में आपको कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। और दूसरा जो है ना, जैसे आप कंपाउंडिंग की सीलिंग हटा दी, पहले क्या था कि 10,000 और 50% और 30,000 और 150%। अब उन्होंने कहा कि 10 और 30 को तो उठा दो जी, सिर्फ परसेंटेज रख दी 25% से 100%, 25% ऑफ टैक्स टू 100% ऑफ टैक्स। नाउ इट इज अ कंपाउंडिंग सीलिंग। देखिए गौरव जी, ये डिटरमाइन कैसे होती है कि 25% लगनी है, 100% लगनी है, या इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस? देखिए दोनों चीजें हैं। देखिए जी, जब आपने ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन दी जी, तो ऑफिसर को ये भी बताया कि भाई 132 में ये प्रोविजंस हैं जहां पे ये हाँ जी पेनल्टी लगती है और जहां पे कंपाउंडिंग होती है, तो वो ऑफेंस की सीरियसनेस के हिसाब से कंपाउंडिंग फिक्स करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन है ऑफिसर के पास, उनको लगता है कि इस पे 25, देखिए दो चीजें,
पहली बात तो 25 कंपाउंडिंग का मतलब है कि सरकार बताएगी, जी ये ऑफिसर के हाथ में नहीं है। देखिए बात समझिए, कमिश्नर को पावर दी हुई है सेक्शन 138 में, जी। नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर। तो कमिश्नर बताएगा कि कितनी कंपाउंडिंग अलाउड है। तो मैं तो इसको ना, देखिए मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि आजकल मार्केट में अफवाह उड़ रही थी कि स्कीम आने वाली है, मैं तो इसको स्कीम के एंगल से देख रहा हूँ गौरव जी। तो ये एक शॉर्ट एमनेस्टी स्कीम है, आप कह रहे हैं। मेरे को लग रहा है, देखिए सरकार को लग रहा होगा कि मिनिमम 50% लेंगे, जी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि आपको याद हो जो पुरानी लीगेसी स्कीम आई थी उसमें भी 30% सरकार ने कलेक्ट किया था, 70% माफ किया था। लेकिन कंपाउंडिंग तो वही ओवर एंड अबाउट टैक्स होती है ना। आई एग्री। तो फिर ये स्कीम का पार्ट कैसे होगा? नहीं मैं व्हाट आई एम सेइंग कि सरकार में भी एक स्कीम थ्रो करे कि आप इतना दे दीजिए और निकल जाइए। चलिए वो तो फ्यूचर में, क्योंकि कंपाउंडिंग प्रोसिक्यूशन से नहीं मिलती, के केसेस में मिलती है, बात समझिए आप। हाँ जी, तो भविष्य में वो होगा तो देखेंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद 158 जहां इंफॉर्मेशन की बात करता है सरकार, हाँ एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 158A, जिसमें बोला गया कि सप्लायर की मर्जी से सरकार जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है किसी दूसरी एजेंसी को। जीएसटी डिपार्टमेंट किसी दूसरी एजेंसी को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। और वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की इंफॉर्मेशन? जो रजिस्ट्रेशन के टाइम एप्लीकेशन जो फाइल की है उसमें जो पर्टिकुलर्स दिए हैं वो GSTR 1 जो हमने फाइल की है सप्लायर ने उसके बारे में, GSTR 9 जो फाइल की है उसके बारे में, और इनवॉइसिंग जो की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसेंट ऑफ सप्लायर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या किसी दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी को शेयर कर सकते हैं। तो ये नया न्यू सेक्शन है 158A। ये मेरे को लग रहा है इंटर डिपार्टमेंटल डाटा एक्सचेंज के अंदर जो है ना ये पावर ली गई है। लेकिन यहाँ पर कंसेंट टू सप्लायर जो डाला गया है उसके बारे में कुछ नहीं, उसमें क्या है, जब आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या रिटर्न के फॉर्म में कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड लाइन डाल दी जाएगी जिसमें ऑटोमेटिक कंसेंट आ जाएगी। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये बड़ी सिंपल सी कानूनी भाषा है। हाँ जी, इसमें कोई ऐसी समस्या का विषय नहीं है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट का मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर हर टैक्स पेयर के पीछे जाएगा कंसेंट दे दो। हाँ जी, तो 158A न्यू सेक्शन था। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट अमेंडमेंट जो है CGST एक्ट की। सेक्शन 142 की क्लॉज 142 है फाइनेंस एक्ट 2023 का। तो इसमें मोई जी प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट है, रिट्रोस्पेक्टिव है। पहले भी अमेंडमेंट हुई थी, उसको और पीछे ले गए हैं। बस पहले 1 फरवरी 19 से हुई थी। हाँ जी, अब 1 जुलाई 17 को ले गए। हाँ जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि साहब शेड्यूल 3 जो है इसमें वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको सप्लाई नहीं माना जाता। तो कौन सी ट्रांजैक्शन है मोई जी? ये शेड्यूल 3 की पैराग्राफ 7 और 8 7 बात करते हैं साहब हाई सी सेल। जैसे हाँ जी, जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं, हाँ जी, आपने जर्मनी से माल खरीदा और जर्मनी से चलने के बाद वो डायरेक्ट कनाडा भेज दिया। हाँ जी, जर्मनी टू कनाडा सेल कर दी, हाई सी वो इंडिया में आए नहीं, कहीं भी हाँ नहीं आया। जी, इंडिया से कोई लिंक नहीं है उससे। वो पैराग्राफ 7 में कवर होती है। हाँ जी, फिर पैराग्राफ 8 पे आ जाइए। पैराग्राफ 8 में 8A में वो बात करता है वेयर हाउस गुड्स की। हाँ जी, कि जो इंडिया में अभी होम कंजम्पशन के लिए आपने रिलीज ही नहीं करे। और 8B जो है वो आई थिंक मर्चेंट ट्रेड के बारे में बात करता है आपका। तो इस केस में उन्होंने क्या कहा कि साहब ये टैक्स के प्रीव्यू से बाहर है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 जुलाई 17 से ही बाहर है। 1 जुलाई 17 से ही बाहर है। इस डेट को और रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। 1 फरवरी 2019 को अमेंडमेंट को अब 1 जुलाई 17 से ले गए वो। लेकिन साथ में वही बड़ी विचित्र सी बात हुई है। विचित्र नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। कैसे विचित्र सी बात ये हुई है कि कहा गया है कि अगर किसी भी ने भी पहले गलती से इन ट्रांजैक्शंस पर टैक्स पे कर दिया है उसको रिफंड नहीं मिलेगा। वही जी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है। जो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल ही नहीं है, 1 जुलाई 17 से ही टैक्सेबल नहीं है, सरकार कैसे उस पर टैक्स मांग सकती है? और गलती से अगर किसी ने टैक्स पे कर भी दिया तो उसको रिफंड नहीं दे रहे। देखिए अब इसमें ना इस तरीके से समझिए, सरकार एक क्लैरिफिकेशन लेके आई जिसको रिट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अब सरकार के लिए ये चेक करना कि क्या टैक्स पेयर ने अपनी पॉकेट से टैक्स पे किया है या फिर सामने वाले से रिकवरी कर लिया नहीं कर लिया, और फिर उसके ऊपर मैनुअली वेरीफाई करना सारी चीजें, मेरे को लग रहा है सरकार ने शॉर्टकट निकाला कि हम रिफंड ही नहीं देंगे। अब इसके ऊपर कोई कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए और फिर उसके ऊपर लिटिगेशन हो, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आपके वाली बात ठीक है कि अगर मैंने अपनी पॉकेट से पे कर रखा है, मोहित मिनरल्स उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। बात समझिए, मोहित मिनरल्स में जितनी भी जजमेंट्स आई उन सब ने कहा कि रिफंड दो जी, इन्होंने जमा कर रखा है तो इनको रिफंड दो। किसको रिफंड दो? जिसको या तो आईटीसी एलिजिबल नहीं था। देखिए आपने आरसीएम में पे किया और आईटीसी ले लिया जी, तो उसमें तो रिफंड की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपने आरसीएम पे किया और आपको आईटीसी एलिजिबल नहीं था। ये मोहित मिनरल का केस जो है वो ओशन फ्रेट से जिसके बारे में मोहित जी बिल्कुल। तो ये इसमें भी वही सिचुएशन आएगी कि जिस बंदे के ऊपर फाइनेंशियल कहना है कि ड्यू टू द
क्या कहते हैं प्रोसीजर्स एंड हैसल्स, हाँ गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। हाँ, दूसरी बात ये भी है ना, जब एमनेस्टी स्कीम में इतना बेनिफिट दे देते हैं तो अगर एक बेनिफिट ले भी लिया तो कोई ज्यादा नहीं देखिए इसमें बात बड़ी सिंपल है ना गुरु जी, बात समझिए। जब आप कोर्ट में जाते हैं ना कहीं फाइनेंशियल, देखिए कोर्ट में बड़ी सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल बर्डन जो है ना टैक्स पेयर के ऊपर, उसमें लीनियंट व्यू लिया जाता है। तो वकीलों वाली बात मोहित जी ने कर दी है, बोले कि वकीलों के लिए कुछ स्कोप छोड़ा है। अरे साहब सब कुछ ही वकीलों के लिए। चलिए आईजीएसटी एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, जो एक बज़वर्ड रही है शुरू से ही, एक बड़ी हॉट सर्विस रही है जिसके बारे में सर्विस टैक्स लिटिगेशन चलते आ रहे हैं। तो अब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। उसमें सबसे पहले जो नॉन टैक्सेबल ऑनर रेसिपिएंट एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, जिसमें बोला जाता था जो इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्संस हैं, अगर वो कोई डिजिटल सर्विस आउटसाइड इंडिया से ले रहे हैं और ये सर्विसेज और पर्पस जो है उसका बिजनेस और कॉमर्स नहीं है, उस केस में जो पर्सन जो फॉरेन से डिजिटल सर्विसेज दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना होता था और फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्स चार्ज करता था अपने इनवॉइसेस के ऊपर। अब थोड़ी सी अमेंडमेंट ये आई, उसमें ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने रजिस्ट्रेशन ले रखा था फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब वो लोग रजिस्टर्ड की कैटेगरी में जा रहे थे, तो वहां पर एक अमेंडमेंट ये आई कि उन लोगों को भी अनरजिस्टर्ड ट्रीट किया गया है फॉर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन के अंदर। और इस डेफिनेशन में भी थोड़ा सा ये चेंज आया है, यहां पर पर्पस जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और जो स्पेसिफिक दे रखा था कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो जो वर्ड्स थे वो डिलीट करके अनरजिस्टर्ड पर्सन वर्ड अब यूज किया गया है। तो इस डेफिनेशन को बड़ा सिंपल से कर दिया गया है। द नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मींस अ पर्सन means any unregistered person receiving OIDR services located in taxable territory। तो बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। एक तो ये चेंज आया है, दूसरा ये चेंज आया है कि ऑनलाइन सर्विसेज OIDR सर्विसेज, जिसको हम डिजिटल सर्विसेज एक कॉमन ट्रेड पैरेलेंस में कहते हैं। डिजिटल सर्विसेज वो सर्विसेज होती थी जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती थी और वो फुल्ली ऑटोमेटेड होती थी। लाइक जैसे लीगल डाटाबेसेस हैं, किसी ने थॉमसन ड्यूटर का डाटाबेस एक्सेस कर लिया, ले लिया, तो उस केस में वो डिजिटल सर्विसेज की डेफिनेशन में OIDR की सर्विसेज में कैटेगराइज होता था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहां पर वर्ड्स यूज थे रिक्वायर्ड मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, essentially automated and these are fully or essentially automated। अब यहां पर जो सर्विसेज हैं लाइक टीचिंग सर्विसेज हैं, एक टीचर जो यहां पर इंडिया में ऑनलाइन पढ़ाता था उसने अपना बेस शिफ्ट कर दिया दुबई में, दुबई से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने देखा रातों रात एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और लेकिन सर्विसेज अभी भी इंडिया में प्रोवाइड हो रही हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं उन सबको कवर करने के लिए OIDR की सर्विसेज में अमेंडमेंट की गई है। तो ये था IGST एक्ट में अमेंडमेंट। एक लास्ट अमेंडमेंट है, मैं मोहित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्कस करें, प्लेस ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट है। देखिए ऐसा है ना, ये जो 12(8) की अमेंडमेंट जो है ना कहीं इसको बोलता हूँ लौट के बुद्धू घर को है। ओरिजिनल एक्ट में जो सेक्शन 12 क्लोज 8 में जो प्रोविजो था वो नहीं था, वो बाद में इंसर्ट किया गया था जी वो प्रोविजो। बता दीजिए था क्या ये? देखिए हाँ 12(8) क्या कहता है, देखिए 12 क्या कहता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही केसेस में। 12 ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और 12(8) जब हम देखते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स की होती है जनरली, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। तो वो ये कहता है कि मैं ट्रांसपोर्टर हूँ जी, I can have 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय रोड जी, बाय कार्गो पानी का जहाज, बाय एयर जी। मैं विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री दोनों जगह ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अब मेरा जो क्लाइंट है वो कौन है? वो बिजनेसमैन है इंडिया का। अब मान लीजिए मैं गुजरात में कांदला पोर्ट पे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है मेरी, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सर्विसेज देते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो दिल्ली से गौरव जी ने कहा कि साहब मेरे गुड्स जो है ना वो आप बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो उस केस में क्या था, कानून ये कहता है 12(8) क्लोज ये कहता है कि इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दिल्ली को प्लेस ऑफ सप्लाई मान के IGST लगा दो साहब। और जहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्लोज भी क्या कह रहा है, जहां पे रजिस्टर्ड नहीं है वहां पे जहां पे गुड्स हैंड ओवर हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। सो गुड्स दिल्ली में भी हैंड ओवर हो सकते हैं, गुजरात में भी, यूपी में भी, कहीं पे भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। तो वो जो हैंड ओवर हो रहा है, क्योंकि मेरे पूरे इंडिया में 100 आउटलेट है जहां पे गुड्स हैंड ओवर हो सकते हैं, तो जहां गुड्स हैंड ओवर हो रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में
उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया। तो ये ओरिजिनल कानून था। फिर एक अमेंडमेंट आई जहां पे उन्होंने प्रोविजो डाल दिया, उन्होंने कहा कि इन केस गुड्स आर सप्लाइड आउटसाइड इंडिया, Right. तो उस केस में जो लोग के प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डेस्टिनेशन मान लिया जाएगा गुड्स गुड्स का। का डेस्टिनेशन। अब गौरव जी दिल्ली में बैठे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जी और मेरे से सर्विसेज लेते हैं कार्गो की, जी। और इनके सारे गुड्स जो है ना यूरोप जाते हैं। तो गौरव जी ने धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, मैंने भी धड़ाधड़ शिपिंग की सर्विस देनी स्टार्ट कर दी और बिल गौरव जी को देने शुरू कर दिया जी। अब हुआ क्या, अब मैंने तो 12(8) के प्रोविजो का फॉलो किया। मैंने डेस्टिनेशन जो थी गुड्स की उसको प्लेस ऑफ सप्लाई डाल के गौरव जी को जीएसटी लगा के भेज दिया। और गौरव जी कह रहे हैं कि जी मेरे जीएसटी नंबर पे तो 2A में 2B में दिख ही नहीं रहा। मैं बोला दिखेगा कैसे? हाँ जी। मैं बोला जी मैं आपके जीएसटी नंबर पे IGST ओवरसीज कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर सकता, अदर टैक्सेबल टेरिटरी सिलेक्ट नहीं कर सकता। आपके पे तो दिल्ली सिलेक्ट हो रही है, नहीं तो रिटर्न मेरी एरर दे रही है। तो मैं दिल्ली के साथ आपके जीएसटी नंबर के साथ अदर टैक्सेबल टेरिटरी सिलेक्ट नहीं कर सकता, इस वजह से आपके 2A 2B में आ नहीं रहा था। तो इस केस में क्या था कि अदर टैक्सेबल टेरिटरी का ऑप्शन आ गया था, तो अदर टैक्सेबल टेरिटरी सिलेक्ट करते ही प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना दिल्ली स्टेट ना होने की वजह से टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आउटसाइड इंडिया हो गई। और अगर मान लीजिए मेरे पोर्टल से डल भी गया तो भी आपके इनएलिजिबल आईटीसी में वो जा रहा था। हाँ जी। 2A में दिख रहा था, 2B में नहीं आ रहा था, इनएलिजिबल आईटीसी में जा रहा था। तो गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन गई जी, और सरकार ने अपनी गलती समझी कि हाँ यार ये एलिजिबल क्रेडिट है, क्योंकि जो बंदा सर्विसेज ले रहा है वो रजिस्टर्ड है, इंडिया में है, तो इसलिए इस प्रोविजन को रोल बैक किया गया, प्रोविजन डिलीट की गई। और ये जीएसटी काउंसिल लास्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हुआ, बिल्कुल हुआ था। उस डिस्कशन को यानी कि अमली जामा पहनाया गया है इस बजट की अमेंडमेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, अदरवाइज तो क्या होगा, वो पुराना खाता ही चलता रहेगा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लिटिगेशन क्यों बढ़ती है। वो जी बजट की अमेंडमेंट्स तो हो जाती है नोटिफाइड, जीएसटी काउंसिल की अमेंडमेंट्स थोड़ा सा कभी-कभी टाइम ले लेती है। देखिए नहीं बजट वाली में भी बहुत समय लगता है, लेकिन अब धीरे-धीरे सरकार का जो प्रणाली है वो सुधर रही है। नहीं उसमें रीजन है, देखिए बात समझिए, 28 स्टेट के अलावा 7 यूटी को भी अपने यहाँ से पास करना है। हाँ जी। इस अमेंडमेंट को, तभी तो वो पूरा जीएसटी एक्ट में अप्लाई हो पाएगा। सीजीएसटी में अमेंडमेंट डाल दी, यूटी में भी डाल दी, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको भी अपनी विधानसभाओं से निकालना है, और जब वो सारी निकाल देती है तो एक कॉमन डेट पे इंप्लीमेंट होता है। तो वो एक कहीं ना कहीं इतनी लंबी पाइपलाइन है, तो पानी टुंटी तक पहुंचने में समय तो लगता है साहब। आप कितनी भी वन नेशन वन टैक्स है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। चलिए थैंक यू गौरव जी फॉर हैविंग a discussion on each clause. I hope we have tried to explain all the provisions. हमने कोशिश की एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया जाए. Still, if you have any query, you can comment. You can email to us. Thank you, everyone. Thank you, Gaurav ji. Thank you, Bhai ji. Thank you, Etex.